Yes, dear students, good morning to all. Today we will discuss about the term of physics and its relation with society and how physics used in technology and technology develop the society. Dear students, we know about the technology. In technology, mobile, machines, X-rays, television, computer, aeroplane, इंजन, ये सभी वो टूल्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और टेक्नोलॉजी में फिजिकल लॉज अप्लाई होते हैं। मैं बात करता हूँ मोबाइल यूज फॉर द कम्युनिकेशन, एक से दूसरे से बात करने के लिए यूज होता है। बट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ मोबाइल और टू मोबाइल्स there are electromagnetic waves which are transmit your message to your subordinate person। आप अपने से किसी दूसरे को बात करने के लिए जो भी मैसेज सेंड करते हैं, उस सेंड करने में मैसेज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सेम फिनोमेना होता है जब आपके घर में डिश टीवी केबल लगा हुआ है तो ऊपर जो आपके छतरी लगी होती है, रिसीविंग एंटीना लगा होता है, उस एंटीना पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टारगेट होते हैं और वो आपके चैनल पर जो भी चैनल आप देखना चाह रहे होते हैं उस पर आपको वो प्रोग्राम दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन मैंने कहा मशीन्स आ गया। मशीन्स में हमारे पास में जितने भी हेल्पिंग टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं या जो घरों में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे घर में फ्रिज है, फैन है, कूलर है, एसी है, दीज ऑल थिंग्स आर मशीन्स and these are used under the technology and technology run by the physical laws। next one x-ray यानी मेडिकल की बात कर लेते हैं। इन मेडिकल बीपी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या बॉडी में जो एक्सरेज यूज करते हैं, सीटी स्कैन होता है या आपकी सोनोग्राफी होती है, तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है ऑल आर इंक्लूडिंग विद फिजिकल लॉ। सब किसके अंडर में, कोई ना कोई फिजिकल लॉ सब में लगा हुआ है। ये फिजिक्स के सारे टूल्स हैं जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और ये टेक्नोलॉजी किस में काम आती है, हमारे घरों में या हमारी सोसाइटी में हम लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। टेलीविजन की बात करते हैं तो टेलीविजन में पूरा सेटअप लगा हुआ होता है, उसमें जैसे प्रोग्राम आता है और स्क्रीन पर आपको जो प्रोग्राम शो होता है, दिखाई देता है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में सेम है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज दिखाई देता है, लेकिन कंप्यूटर तो 0 और 1 को जानता है, बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। तो उस बाइनरी लैंग्वेज को स्क्रीन पर वो कैसे हमारी लैंग्वेज में आउटपुट के टर्म में देता है, दैट इज द टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी अंदर द फिजिकल, तो उसमें कैसे किसमें जाता है, ये दोनों ब्रांचेज की बात करते हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था कि ये हमारा जो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हमारी ये जो इन दोनों को डिलीवर करती है। एरोप्लेन कैसे होता है, एरोप्लेन की जो विंग्स हैं वो इस तरह से सेट की जाती हैं जिससे कि जब वो फ्लैट डायरेक्शन में अगर सीधा तेजी से रन करता है तो उसकी विंग्स के ऊपर से एयर तेजी से, नीचे से स्लो। ये हमेशा होता है। आप कभी किसी ट्रक के पीछे हो, ट्रक चल रहा हो, बाय द वे आप स्कूटी बाइक पर किसी पर है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचता है क्योंकि ट्रक के जस्ट पीछे एयर गैप खाली होता है। तो जहाँ एयर कम होती है या एयर स्लो ब्लो करती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वैसे ही एरोप्लेन की विंग्स में होता है। ठीक है, फिर आगे चलते बात करते हैं जैसे इंजन्स। तो इंजन्स हर ऑटोमोबाइल की जो मशीन्स हैं वो सारी किससे चलती है, इंजन से चलती है। इंजन किससे चलता है, पेट्रोल डीजल, बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन यूज द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो पहले हीट में कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। सो ये हमारे पास में क्या है कि जो फिजिक्स के जो लॉज है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी
सोसाइटी को डेवलप करता है। तो जितनी भी ये टूल्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, घरों में पूरा घर, मार्केट, सराउंडिंग सारा मशीन से घिरा हुआ है एंड ऑल द मशीन्स आर अंडर द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मशीन्स किसको डेवलप करती हैं? सोसाइटी को डेवलप करती हैं। तो दिस इज वन कंबाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को परफेक्टली डिलीवर करने के लिए हमें फिजिकल मेजरमेंट्स, फिजिकल लॉज की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई फिजिक्स इंप्रूव द टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव अवर सोसाइटी। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन है। इससे पहले मैंने बात की थी स्कोप एंड एक्साइटमेंट की। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है कि जो सोसाइटी में जिसमें रिक्वायरमेंट्स होती है पर पता नहीं होता कि वो कैसे डिलीवर होगी, कैसे ऑपरेट होगी, कैसे हमारी हेल्प करेगी, ये पता नहीं होता। तो जब ये टेक्नोलॉजी पे तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का यूज सोसाइटी में करते हैं और जब यूज करते हैं तब वो हमें एकदम ऐसा लगता है कि हाउ इट विल ऑपरेट, कैसे हमें हर चीज को देखने की उत्सुकता होती है। दैट इज द एक्साइटमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। क्लियर? तो ये इस तरह से छोटे छोटे दो टर्म्स है। देखिए ये चैप्टर हमारा ऐसा है पूरा फिजिक्स, फिजिकल वर्ड्स का, जिसमें केवल बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन या फिजिक्स का कोई डेफिनेशन अभी इसमें नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं, चैप्टर्स हैं, उनका भी डेफिनेशन नहीं है। उनके अगले चैप्टर से स्टार्ट होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम आपको जब भी देंगे ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे से आते रहेंगे। चलिए मैं अभी थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ इसी में। ये थोड़ा हमें छोटा सा टर्म, देखिए हम दो तरह से करेंगे इसमें। कुछ टर्म्स तो मैं बात करूंगा आपको एनसीईआरटी से, और कुछ टर्म वो जो मैथमेटिकल टूल्स आपको अपने 10th और 9th की हेल्प से करने हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ डिस्कस किए थे, और डिस्कस किए थे मैथमेटिकल मेंसुरेशंस की किए थे, एरिया स्फीयर का, सर्किल का, सरकमफ्रेंस कितना होता है, एंगल क्या होता है, ये सब डिलीवर किया था। और अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आपके फिजिक्स में हो जाएगा। हम उन्हीं की बात करेंगे जो फिजिक्स में हो जाएगा, जो फिजिक्स में नहीं है वो आपके मैथमेटिक्स में आएगा। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि 10th में जो आपने मैथ्स पढ़ी है दैट इज सफिशिएंट फॉर द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन द फिजिक्स। ठीक है, बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बहुत जरूरी है, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो क्या क्या? A, B, C, this is angle of theta. A, B क्या कहते हो बेटा इसे? बेस B, C परपेंडिकुलर एंड AC that is hypotenuse, इसके हाइपोटेनस। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका जो पढ़ा हुआ है उसी टर्म्स की बात करता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आएगा? BC ओवर AC। क्लियर? सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस कितना है बेटा? AB ओवर हाइपोटेनस कितना है? AC। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज परपेंडिकुलर यानी BC ओवर AB। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होते हैं। बेसिक टर्म्स हैं, आपका पढ़ा हुआ है, तो ये बेसिक टर्म्स आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं छोटी छोटी सी और बात करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा याद होना चाहिए। अब इसके टर्म की बात करें अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये इंटर रिलेटेड टर्म आपको खुद देखना है आपको। तो ये फिजिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है ये फिजिक्स में भी यूज होंगे जो आपने 9th या 10th में मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें कोई ऐसा इंटरचेंज और हाइपरलिंक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मैंने कुछ फॉर्मूले मैं पीडीएफ में आपके साथ भेजता हूँ, तो आप उसे फेयर नोटबुक में नोट जरूर कर लेंगे। मैं इस पर सारे के सारे लिखना इतना उचित नहीं समझ रहा, इसलिए मैंने आपको साइन थीटा cos थीटा दे दिया, मैंने साइन 2a दे दिया, साइन 2 थीटा भी दे दिया हमारे पास में। अब साइन a प्लस b साइन a प्लस b साइन a माइनस b लाइक दैट, ये सारे फॉर्मूले पीडीएफ में आपके पास में दिए हुए हैं, तो आप उनमें से नोट कर लेंगे, देख लेंगे। और बेसिक फॉर्मूले आपको 11th क्लास की फिजिक्स के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। इसी के साथ में अगले टर्म में क्या चीज है, हमारे पास में एक टेबल है, आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में पढ़िए ट्रिग्नोमेट्रिकली कि साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा में एंगल के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हो या कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं टेबल सी की एक बार ऑपरेट कर देता हूं, ये इधर तो एंगल लिख लेते हैं, आपको पहले याद है, लेकिन आपको कौन कौन से डिग्री कंपलसरी है जो याद रखने पड़ेंगे। एक तो केस लिख दिया मैंने साइन थीटा cos थीटा और tan आप अपने आप निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो दिक्कत नहीं। साइन और cos के वैल्यू कंपलसरी होते हैं। ये तो आ गया एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब छोटा छोटा पड़ेगा तो मुझे और भी लिखने पड़ेंगे थोड़े से। 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री और लास्ट 180 डिग्री इतने सफिशिएंट है। इसके अलावा अपना काम चल जाता है, इससे ज्यादा फिर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ। साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। इस तरह से हमारे पास में क्या है, साइन के 90 तक के वैल्यू सारे सारे ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसी से आगे के वैल्यू का पूरा पीडीएफ मैं आपके पास भेज रहा हूँ। उस पीडीएफ से आप पूरी टेबल को याद रखेंगे, लर्न करके रखेंगे। इसके आपको कॉस के वैल्यू भी सारे फाइंड करने हैं या निकालने हैं, उसी दोनों की हेल्प से tan के वैल्यूज भी आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा पूरा लिखने में और वीडियो को साथ साथ डिलीवर करने में टाइम बढ़ जाता है, कंजप्शन बढ़ जाता है, आपका भी डाटा बढ़ेगा, खर्च होगा और यहाँ से मेरा भी टाइम बढ़ेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें समझाना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपका टाइम खर्च नहीं करना चाह रहा। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम प्रीवियस क्लास के बिहाफ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर मैं अगले लेक्चर में आपको अगली क्लास करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। Yes, good morning student. Today we will present with the next lecture, and our next lecture is on the topic of fundamental forces. I have given in first lecture the content of first chapters. Initially, definition of physics, its branches. After that, physics, technology and society, and before that, scope and excitement of physics, some mathematical relations related to the mensurations, related to the trigonometrically, which will use in 11th physics or in coming chapters. Okay, now next topic is fundamental forces. Dear students, fundamental forces are those forces which are naturally act in universe. For example, Earth is rotating about Sun
बाय द नेचुरल फोर्स, जिसे ग्रेविटेशनल कहते हैं। मून इज रोटेटिंग अबाउट अर्थ बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दिस इज द नेचुरल फोर्स। क्लियर? ऐसे ही दो चार्ज के बीच में भी जो फोर्स होता है दैट इज द आल्सो नेचुरल फोर्स। ऐसे ही न्यूक्लियर में एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसमें कोई चार्ज का कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी दोनों में बाइंड अप करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये वो नेचुरल फोर्सेज हैं जिनके कारण एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर या चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट और रिपल होकर या फिर मासिव बॉडी इन यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो भी मास वाली बॉडी है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। तो इसलिए मैं आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को फंडामेंटल फोर्सेस से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल फोर्सेस। देयर आर some fundamental forces. One is gravitational force, ठीक है। सेकेंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं। थर्ड, न्यूक्लियर फोर्स। ये तीन नेचुरल फोर्स हैं जो बिना किसी भी एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन के या जो मेन इफेक्ट है, हमारे जो एफर्ट्स हैं उनके बिना नेचर में अप्लाई होते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, suppose one object is sun and other object is earth. Earth, sun, अर्थ। और ये पता है कि सन के अराउंड में प्लैनेट्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल सिस्टम में, अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो कोई तो ऐसा फोर्स है ये अर्थ पर लगा हुआ जो अर्थ बाउंड है कि सन के अराउंड में अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। सच फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम थिंग, सपोज मैंने इसको अर्थ कह दो, ये मून कह लेते हैं, तो अर्थ और मून के बीच में भी वही अट्रैक्टिव नेचर है। सपोज ये कह लें ये अर्थ है, ये कोई भी मासिव बॉडी है, मैंने डस्टर ले लिया, डस्टर को छोड़ा सीधा नीचे अर्थ पर जा रहा है, तो कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स दो बॉडी के बीच में किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मान के हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 आपका इसी का है पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो वहां ब्रॉड एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहाँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, न्यूटन्स कहता है कि सबसे फर्स्ट बॉडी ले लिया मास m1, दूसरे बॉडी का मास ले लिया m2। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को कह दिया कितना, d। d इज द डिस्टेंस और सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासिव बॉडी, बट इट विल कंसीडर फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज। ध्यान रखना है दोनों के सेंटर से कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो न्यूटन्स स्टेट दैट द फोर्स ऑफ attraction between two massive bodies, the force of attraction between two massive bodies F is directly proportional to, डायरेक्टली मतलब ज्यादा है ज्यादा होगा, कम है कम होगा, प्रोडक्ट ऑफ their masses, mass of sun, mass of earth, मास ऑफ सन, मास ऑफ अदर प्लेनेट। अगर प्लेनेट दूसरा कम मास का है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कम आएगा,
अट्रैक्टिव फोर्स भी कम आएगा। अगर दूसरा प्लेनेट अर्थ से ज्यादा मास का है तो मास और अदर प्लेनेट के बीच में फोर्स भी ज्यादा आएगा। क्लियर? चलिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। इज इट क्लियर? फिर से कहूं, दोनों बॉडी के मास के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये क्वांटिटी ज्यादा तो ये भी ज्यादा होगी। इनवर्सली का मतलब होता है अगर ये क्वांटिटी ज्यादा तो ये कम होगी, और ये कम है तो ये ज्यादा होगी। मैं दोनों को एक बार बेटा कंबाइन कर लो, कंबाइन कर लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर, और F इक्वल टू रिमूव द प्रोपोर्शनल फैक्टर बाय कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और डिवाइड बाय d स्क्वायर, जहां G को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी बाद में फिर आएगा, तब फिर बात करेंगे। तो G इक्वल टू, G का वैल्यू कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। कैसे निकालते हैं यूनिट? देखो यहाँ पे G इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 m2। इस तरह से इसका यूनिट फाइंड करेंगे। तो इसका आ गया न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई केजी इंटू केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻11। इज इट क्लियर? सो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडीज, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैंने तो ये बॉडी फर्स्ट सन लिया, दूसरा अर्थ लिया। अगर अर्थ सरफेस पर जितनी भी हैवी बॉडीज हैं, जितनी भी मासिव बॉडीज हैं, चाहे ट्रक है, बस है, कोई बिल्डिंग है, हम हैं, सरफेस पर जब चलते हैं तो कभी भी हवा में नहीं होते। जैसे ही अगर अपने किसी ऊपर से नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने में भी जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो वो किस फैक्टर में लगेगा, वो इसी फॉर्मूले से डिटरमाइन किया जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ये बात करके आपको समझाऊं कि सपोज फर्स्ट बॉडी तो कितना है अर्थ, सेकंड बॉडी ले लिया मैंने सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, मास से देखिए, इसका मास अर्थ का m, e फॉर अर्थ, ये स्मॉल बॉडी स्मॉल m कहती है। सपोज मैंने चॉक ले लिया, डस्टर ले लिया, कोई भी मास का बॉडी है जो अर्थ सरफेस के आसपास है। अर्थ सरफेस से ये तो देखो आता है यहां तक, तो बेटा सेंटर से ये तो आ गया रेडियस, और यहां से फिर ये डिस्टेंस, डिस्टेंस तो पूरा d मानेंगे, तो ये कितना आएगा? F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ दैट बॉडी, जो भी है, वी आर पर्सन, गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर ऊपर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इससे फाइंड करेंगे, ध्यान रखिए। क्लियर? अगर इससे भी आपको समझ में आ गया हो, सपोज ये कहता है बोले सर हवा में क्यों होगा? अर्थ सरफेस पर है आपकी, जब अर्थ सरफेस पर है तब भी तो हम चल पाते कब है कि जब हमारे पैर जमीन पर टिके हुए होते हैं, और पैर जब जमीन पर टिके हुए होते हैं तो किस फोर्स से टिके हुए, कितना फोर्स होता है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉडी हमारा जो था दूसरा मास से बिल्कुल इसके सरफेस पर यहां कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल यानी यहां मान लो चाहे यहां मान लो, सरफेस पूरे पर कहीं मान लो, ये 2D है और तो 3D में जाएगा। ठीक है, तो यहां मान लिया, तो ध्यान रखना आप कहोगे सर यहां तो डिस्टेंस 0 हो गया, 0 नहीं हुआ है क्योंकि सेंटर से कंसीडर किया जाता है, सेंटर से ये रेडियस ऑफ अर्थ तो आएगा ही कम से कम। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस। हम कहां रहते हैं? अर्थ के सरफेस पर, सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस r स्क्वायर। इज इट क्लियर? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी का, मास ऑफ बॉडी में चॉक, डस्टर, टेबल, गाड़ी, व्हीकल, बिल्डिंग, कोई भी हो सकता है, जितना मास है, दोनों के प्रोडक्ट आप इससे आराम से फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स में भी फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स।
इज इट क्लियर? अब इसी तरह से तो समझ में आ गया होगा कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर कैसे। सेम फॉर्मूला इसी टाइप से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब्स के लिए है, तो उसकी बात करते हैं। कूलम्ब्स में क्या होगा, मास की जगह दो अलग अलग चार्ज होंगे, मास की जगह दो अलग अलग चार्ज कंसीडर करेंगे, और जो मैथमेटिकल रिलेशन है प्रोडक्ट का और इनवर्स का, ये वैसा ही सेम रहेगा। इसको न्यूटन ने नहीं, न्यूटन की जगह से कूलम्ब ने दिया था, तो इसलिए इसे कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं, इसे कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे। सपोज बात कर रहा हूं सेकंड का, COULOMB, कूलम्ब्स फोर्स ऑब्लिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, यस स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से बार बार बीच में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता, मोबाइल ऑफ हो जाता है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिससे क्या कि स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो जब फुल हो जाती है तो स्विच ऑफ हो गया। मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहा पिछले वीडियो में, इसलिए आपके पास में जो वीडियो पहले वाला वीडियो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में मैं दोबारा बना रहा हूँ उसे, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों पढ़ा लिए थे, मैं पढ़ाता रहा और ये ऑफ हो गया, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट है हमारा कूलम्ब्स फोर्स। सेकंड नंबर, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स कहता है कि फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2 एट द सेपरेशन डिस्टेंस R। ध्यान रखना है R एंड D बोथ आर सेम। जब लार्ज डिस्टेंस होती है तो D कंसीडर कर लेते हैं, और स्मॉल डिस्टेंस मिलीमीटर सेंटीमीटर में होती है तो R कंसीडर करते हैं, पर दोनों सेम होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, if two charges may be positive or may be negative are at the separation distance of small r, then the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to product of both charges। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, दोनों चार्ज का वैल्यू है उसके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा कंबाइन कर लूं तो F इक्वल टू कैपिटल K एंड Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस K को कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है K का 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट कैसे निकालोगे K का बेटा, F इंटू R स्क्वायर, R इधर ट्रांसफर किया मैंने, अपॉन कूलम्ब इंटू कूलम्ब, क्या आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू आर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ये तो यूनिट आ गया, ये दोनों का फॉर्मूला आ गया उसका, और ये नेट फोर्स का फॉर्मूला आ गया दो चार्ज के बीच में। ध्यान रखना बेटा, अगर एक पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आता है। मोड इसलिए लगाया है, कूलम्ब्स ने कहा कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। हम नेचर तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये डिसाइड करना है फॉर्मूला किसके लिए है कि फोर्स कितना है, फोर्स का वैल्यू कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए इसलिए ये मोड लगा रखा है कि हमें केवल प्रोडक्ट निकालना है, प्लस माइनस माइनस प्लस का मैटर इसमें नहीं। तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली ये इनवर्सली दोनों फैक्टर सेम वैसे ही हैं जैसे ग्रेविटेशनल में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल में दो मास है, यहाँ दो चार्जेस है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। ये कांस्टेंट का और वैल्यू है वो आपके 12th में है, इसलिए मैं इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से ही काम चला रहा हूँ अभी, यानी डेप्थ में एक बार नहीं जा रहा। तो ये रहा हमारा क्या, कूलम्ब्स फोर्स। तीसरा आता है बेटा क्या है, न्यूक्लियर, क्या, न्यूक्लियर फोर्स। अब इस न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि ये हमारे पास एटम, और
एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो किसी चार्ज के कारण नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इनके जो भी मासों के बीच में लगता है उसे कहते हैं क्या? न्यूक्लियर फोर्स। इसी न्यूक्लियर फोर्स के कारण इसको इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग स्प्लिट करने के लिए जो एडिशनल फोर्स बाहर से लगाते हैं वो इस न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियस का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके बराबर या उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब न्यूक्लियर क्लियर। तो इसी बिहार पर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम स्प्लिट से हम एनर्जी रिलीज करते हैं वो यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेपरेशन से होता है। या जो न्यूक्लियर बम होते हैं, न्यूक्लियर बम में स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम प्रोसेस होती है, और स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम प्रोसेस में पहले उसको एक एनर्जी ट्रांसफर की जाती है बाहर से एडिशनल फोर्स ट्रांसफर किया जाता है जिससे ये न्यूक्लियस अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो जो दोनों के बीच में जितने फोर्स है ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बाइंड अप होते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स by which nucleons are tightly packed at the center of atom or at the nucleus known as nuclear force। ठीक है, तो इन तीनों का पीडीएफ मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। तीनों के पीडीएफ से अपनी डेफिनेशन लिख लेंगे और बेसिक टर्म मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, लिखा दिया है। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस पीडीएफ के साथ में आप देखिए, मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए अपने पास, कहीं भी रखिए, इस पर आप कॉल कीजिए टॉपिक के बारे में 9462338486। ठीक है, इससे कीजिए आप इसको। ठीक है, थैंक यू।